हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of these is a physical assets? इनमें से कौन सा एसेट्स रियल फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, चौथा ऑप्शन है शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम टच और देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गोल्ड हो गए। फाइनेंशियल एसेट मतलब पेपर, डिजिटल फॉर्म, ये सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल चीज नहीं होती, जैसे कि बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यूनिट्स। हाउ इज द रिडक्शन ट्रांजेक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड प्राइस? म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं? एनएवी प्लस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी माइनस एंट्री लोड। तो एंट्री लोड करके कुछ नहीं है, एग्जिट लोड ही होगा। तो एनएवी से एग्जिट लोड को माइनस कर दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएवी माइनस एग्जिट लोड। जब आप फंड बेचते हो तो आपका एनएवी से थोड़ा कम पैसा मिलता है, क्योंकि एग्जिट लोड कट होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एनएवी 11 रुपए से किसी फंड का, एग्जिट लोड है 1%, तो 11 रुपया का 1% कितना हो जाएगा? 0.11। फिर उसको 11 रुपीज एनएवी जो है हमारा 11 रुपीज उससे माइनस कर देंगे, तो वो होगी हमारा रिडक्शन प्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएवी माइनस एग्जिट लोड। डैश इज नॉट ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनमें से कौन सा ऑप्शन म्यूचुअल फंड बेचने का चैनल नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, चौथा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक। तो इसका राइट आंसर है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आरबीआई का रोल क्या है? रेगुलेट करना, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी करना। इसलिए आरबीआई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डज फाइनेंशियल गोल सेटिंग इन्वॉल्व? फाइनेंशियल गोल सेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले काम क्या होता है? पहला ऑप्शन डिटरमाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट जितना है वो देखते हैं और किस इवेंट के लिए चाहिए, तभी हमारा फाइनेंशियल गोल डिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट। पहले गोल आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। रिस्क प्रोफाइल बाद में डिसाइड होता है, एसेट एलोकेशन प्लानिंग स्टेज में तब डिसाइड होता है। A person wants to create a synthetic index. Guide him as to in which of these categories the weightage of equity index would be the lowest. पहला ऑप्शन है सुपर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी ज्यादा होता है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोवेस्ट इक्विटी। तो लोवेस्ट इक्विटी किस में होता है? कंजर्वेटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सबसे कम इक्विटी होता है 25%, बैलेंस में 50%, एग्रेसिव में 75% इक्विटी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन है इफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर हेल्ड इन डीमेट फॉर्म दी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ए म्यूचुअल फंड इज रिडीम्ड और व्हेन देयर इज a dividend payout, the amount will be credited to the bank account linked to the demat account for those mutual fund investor who opt for demat units। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है, तो ओनली बी इज करेक्ट। बी राइट क्यों है? क्योंकि रिडक्शन और डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है जो डीमेट से लिंक होता है, इसीलिए बी इज करेक्ट। हाउ विल एन एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब म्यूचुअल फंड यूनिट्स be treated if an AMFI registration number is mentioned in the application form and the choice of regular plan is indicated? अगर किसी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में
एआरएन नंबर डाला हुआ है मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है और रेगुलर प्लान सिलेक्ट किया है, तो बताओ एप्लीकेशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। एप्लीकेशन को एज ए रेगुलर ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि एआरएन भी ऐड है और प्लान भी रेगुलर लिया गया है। पहला ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड। तीसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिटर्न फॉर कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट होगा नहीं, कैंसिल क्यों किया जाएगा जब एआरएन नंबर भी मेंशन है, रेगुलर प्लान भी मेंशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, इट विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म भरते वक्त एआरएन डालते हो, इसका मतलब है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर साथ में रेगुलर प्लान भी सिलेक्ट किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ लिया कि आपने रेगुलर प्लान चूज किया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे ही रेगुलर प्लान बोलते हैं। एसेट एलोकेशन मींस, एसेट एलोकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन फंड मैनेजर इन ए म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है एलोकेटिंग ए पोर्टफोलियो टू कैश। चौथा ऑप्शन है एलोकेटिंग म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट्स क्लास इन पोर्टफोलियो। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करना, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया। आपका टोटल पैसा एक जगह नहीं लगता, आप उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हो। इससे रिस्क भी कंट्रोल होता है और रिटर्न भी बैलेंस रहता है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल 5 लाख इक्विटी में डाल दिए, 3 लाख डेट में, 2 लाख गोल्ड में। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो, मतलब एसेट एलोकेशन। Which entity process the purchase and redemption transaction of investor of an open-ended fund? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जब यूनिट्स खरीदता है या बेचता है तो ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है। पहला ऑप्शन है द कस्टोडियन, दूसरा ऑप्शन है द ब्रोकर म्यूचुअल फंड एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एमफी, चौथा ऑप्शन है आरटीए एजेंट मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट। आरटीए एजेंट का काम होता है इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूनिट का अलॉटमेंट मतलब बाय और सेल करना, स्विच डिविडेंड प्रोसेसिंग करना और इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट भेजना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट, मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश इन ए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट के बीच में होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस, तो यहाँ पे देखना कि कौन सा बैलेंस जैसा लग रहा है। तो ये आप 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे, 40% एंड 60% ऑफ टोटल एसेट्स, तो दोनों के बीच में 50% आ रहा है, यानी यही बैलेंस्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 40% एंड 60%। द डैश इज द प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रमोटर कौन होता है। तो हम लोग पढ़े कि म्यूचुअल फंड के जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में कौन होता है, स्पॉन्सर होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही फाउंडर एंड प्रमोटर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बनता है, ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल में कि म्यूचुअल फंड किस स्ट्रक्चर में वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट स्ट्रक्चर, और इस ट्रस्ट को स्पॉन्सर क्रिएट करता है, इसलिए स्पॉन्सर ही मेन पर्सन, प्रमोटर और फाउंडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर। When an institutional investor is not allowed to invest in equity markets, then the mutual fund distributor can sell dash to such an investor. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उससे उसको कौन सा फंड रिकमेंड करेगा। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी सेविंग फंड, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, चौथा ऑप्शन है आर्बिट्रेज फंड। तो इसमें जब भी आप इक्विटी नहीं खरीद सकते तो डेट खरीदना होता है। तो इसमें डेट कौन सा है, कौन सा फंड, डेट फंड आपको ये देखना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 100% डेट फंड, इक्विटी सेविंग फंड में इक्विटी प्लस डेट होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी फंड है और आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी फंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड।
कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती। ऐसे केस में उन्हें सिर्फ डेट फंड ही रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा डेट फंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक डेट फंड है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। डैश इज ए पैसिव फंड। कौन सा पैसिव फंड? ऑप्शन है पहला गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हम लोग पढ़े जो ईटीएफ होता है वो एक पैसिव फंड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। The main document which authorize a company to invest in a particular mutual fund scheme is, कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर वाला स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जब बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिलता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, और जब स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। The transaction costs are low for investment in real estate as compared to other financial assets. State whether true or false. क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट के कंपैरिजन में कम होता है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। रियल एस्टेट में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें स्टम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये सब मिलके कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ज्यादा लगता है चार्जेस। Mr. Mehta is a stock market investor. The stock market had crashed recently. Mr. Mehta pulls back all his investment from the stock market because he fears that the market will fall again. Which bias is Mr. Mehta exhibiting? Mr. Mehta ने देखा मार्केट रिसेंटली क्रैश हुआ है, डर की वजह से उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया। ये बिहेवियर कौन सा बायस दिखाता है? पहला ऑप्शन है रिसेंसी बायस, दूसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तीसरा ऑप्शन है कंफर्मेशन बायस और चौथा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो रिसेंसी बायस होगा, क्योंकि रिसेंट इवेंट से ये रिलेटिव है, तो इसीलिए रिसेंसी बायस इसका राइट आंसर होगा। रेसेंसी बायस का मतलब क्या हो गया? जो अभी रिसेंट में हुआ है उसको ही फ्यूचर का बेस मान लेना। मार्केट गिरा तो लोग सोचते हैं गिरेगा, मार्केट बढ़ा तो लोग सोचते हैं अब मार्केट सिर्फ बढ़ेगा ही, बट ऐसा तो नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ रीसेंट इवेंट पर डिसीजन लेते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंसी बायस। While giving the mutual fund units for repurchase, the distribution should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor's portfolio. जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ और किस चीज का इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है एंट्री लोड, तीसरा ऑप्शन है एग्जिट लोड, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करता है तो दो चीजें उसको रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एमसी रिडम्पशन के टाइम चार्ज करती है। यूजली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट्स रिडीम करता है, तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साइन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने होते हैं। साइन क्या होता है? साइन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस,
और इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूएशन पॉलिसी इंक्लूड होता है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its total NAV in debt instrument. This rule is not applicable for which type of debt instrument? एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एनएवी का 10% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये रूल किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता? पहला ऑप्शन है ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड सिंगल इशुअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 10% एनएवी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रूल डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट पर ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ये वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेबी ने एक्सेप्शन दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये नहीं होता है, ट्रेजरी बिल, ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैक्ड या हाईली सिक्योर होते हैं, इसलिए इनमें 10% इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। In the mutual fund industry, every AMC gives an ARN code number to the mutual fund distributor, which is to be renewed every 3 years. True or false? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन कोड देती है और ये 3 साल में रिन्यू होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एमफी इशू द एआरएन कोड नंबर, एएमसी इशू नहीं करता, एमफी इशू करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एम्फी इशू करती है एआरएन नंबर। पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले एनआईएसएम सीरीज 5 पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद केवाईडी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करना होता है, फिर एम्फी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एम्फी डिस्ट्रीब्यूशन को एआरएन नंबर अलॉट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एएमसी इशू करती है, जबकि इशू एमफी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट क्रेडिट रिस्क? इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है जंक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है इनकम फंड। तो इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये बॉन्ड लो क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, इश्यूअर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि जीसेक फंड वेरी लो क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। मनी मार्केट फंड, इसमें भी क्रेडिट रिस्क लो होता है। इनकम फंड मीडियम होता है और जंक बॉन्ड में वेरी हाई क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। Which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident subscribe for the units? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एनआरआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है? पहला ऑप्शन है पासपोर्ट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर और चौथा ऑप्शन है करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। जब एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स के अलावा ओवरसीज डिटेल्स यानी कि ओवरसीज एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। एएमसी को इन्वेस्टर की रेसिडेंस लोकेशन पता चलता है, इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन होता है, टैक्सेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है व्हाइल एवेल्युएटिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम द एक्सपेंस रेशियो मैटर्स मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड। एक्सपेंस रेशियो डेट फंड में इक्विटी फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिर्फ हाई क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी इज फॉल्स और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स।
एक्सपेंस रेशियो मैटर मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड्स। इसीलिए ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है वो राइट है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में देन इक्विटी फंड से। रीजन क्या है? डेट फंड के रिटर्न जनरली 6 से 8% के रेंज में होता है और एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% हो जाए तो रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। ऑप्शन बी है फॉल्स। डेट फंड, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि डेट फंड 7% है, एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो नेट रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसीलिए ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अलाउड टू चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए स्कीम ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड टू द यूनिट होल्डर एज इट एन इंटरनल मैटर। तीसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर्स। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो टर्म एज टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर। अगर टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट डिस्क्लोजर के थ्रू या फिर फैक्ट शीट या कम्युनिकेशन के थ्रू। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने का टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट एनएवी से डिडक्ट होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। Option B, a variance is a measure of risk for both debt and equity scheme. Option C, a fall in prices of the debt securities due to default is known as a credit event. तो only A and B are true है या only A and C true है, only B and C true है या फिर all A and B C are true है? तो इसका right answer all A, B, C are true. Beta is a measure of risk only for equity scheme. अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट जैसा ही मूवमेंट होगा, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होगा और अगर बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा। वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी। वो दोनों डेट एंड इक्विटी में रिस्क मेजर में काम आता है। प्राइस फॉल ड्यू टू डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट इवेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। If a person has to be traded in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then the units have to be held in dash. अगर कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहता है तो यूनिट किस फॉर्म में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम के बीच में एएमसी से रिडम्पशन नहीं कर सकता। इसलिए अगर इन्वेस्टर बीच में पैसा निकालना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। क्लोज एंडेड फंड के यूनिट डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। Which of these investor is are exempted from providing PAN details for investment in mutual fund? कौन कौन से इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेयर एनुअल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहां देने की जरूरत नहीं है, तो ये राइट है। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के रेसिडेंट्स को पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन अंडर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी राइट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बिहाफ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वहां देने की जरूरत नहीं है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में पैन देना जरूरी नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो, सिक्किम के रेसिडेंट हो, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी जो इंडिया में टैक्स नहीं देते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 पर ईयर म्यूचुअल फंड में कम है तो वहां भी पैन देने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारा ही ऑप्शन सही है।
An investor chooses a mutual fund scheme based on whether his her dash matches with that of the scheme. इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम किस चीज को मैच करता है स्कीम के साथ? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ग्रोथ, इनकम, सेफ्टी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे अपना गोल मैच करना चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन। म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट, चौथा ऑप्शन है कमोडिटी मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए म्यूचुअल फंड जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। To become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by mutual fund distributor बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो कौन कंडक्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी तो रेगुलेट करता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनआईएसएम। चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करना, और फिर जो दूसरा स्टेप है एमपी में रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि एआरएन, जिससे एआरएन नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को ये प्रोसेस याद रखना है कि एनआईएसएम एग्जाम दिलाता है और लाइसेंस एमपी से मिलता है। How often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme and where is this published? म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस रेशियो कितनी बार डिस्क्लोज करता है और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पब्लिश होती है? पहला ऑप्शन है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है वीकली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है वंस a month in the fund fact sheet, चौथा ऑप्शन है once a year when it makes the mandatory disclosure to SEBI and MP। तो इसका राइट आंसर है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब टीईआर। टीईआर मतलब म्यूचुअल फंड चलाने का टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली चार्ज होता है। एएमसी को डेली बेसिस पर टीआर डिस्क्लोज करना होता है और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज। इंडिया में म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी, दूसरा ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर गवर्न होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे गवर्न होता है, कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इन्वेस्टर का पैसा ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी फंड मैनेज करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या एनजीओ नहीं होता, ये एक लीगल ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। Suresh sees that his friends are investing in a finance scheme which is promising very high returns. एक पॉन्जी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ही ऑल्सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, वो भी सेम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है। विच बायस इज सुरेश एग्जिबिटिंग? ये कौन सा बायस है? पहला ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरा ऑप्शन है लॉस एवर्जन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है एंकरिंग। तो इसका आंसर है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब क्या हो गया? जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो करते हैं उसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। जैसे सब लोग एक स्टॉक या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी बिना रिसर्च किए उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। यही ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन और क्राउड इन्फ्लुएंस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ड मेंटेलिटी। Which is the first step that a mutual fund distributor should
टेक इन बिल्डिंग ए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर हिज इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाता है तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ही शुड लिस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट। दूसरा ऑप्शन है ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। तीसरा ऑप्शन है ही शुड इन्वेस्ट द अमाउंट इन ए लिक्विड फंड एंड सेट द सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इन गुड इक्विटी फंड्स। चौथा ऑप्शन है ही शुड लिस्ट गुड इक्विटी फंड्स विद द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला, ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कभी फंड से स्टार्ट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट गोल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हाउस बाइंग, ये सब गोल हो गया। जब गोल क्लियर होता है तभी डिसाइड होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना और किस टाइप के फंड में करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। डैश इज ए प्रॉपर बेंचमार्क फॉर अ बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए करेक्ट बेंचमार्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। दूसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। तीसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। तो यहाँ बैलेंस हाइब्रिड पूछा जा रहा है, हम लोगों को पता है बैलेंस्ड में 50+50 होता है, तो इसीलिए क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट फंड को हाइब्रिड फंड बोलते हैं। इसमें एग्रेसिव फंड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड होता है जिसमें ज्यादा इक्विटी होता है, 75% इक्विटी होता है और इसका जो इंडेक्स होता है 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड में 50% इक्विटी होता है और 50% डेट होता है, तो इसका जो बेंचमार्क होता है 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। कंजर्वेटिव फंड में ज्यादा डेट होता है 75% और इसका जो बेंचमार्क होता है 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। In which of these cases will the lock-in in a retirement fund be lower than the prescribed 5 years? कौन से केस में रिटायरमेंट फंड का लॉक इन 5 साल से कम हो सकता है? पहला ऑप्शन है व्हेन द रिटायरमेंट एज इज अर्लियर देन 5 years from the date of investment. दूसरा ऑप्शन है व्हेन द एज ऑफ द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट is not less than 50 years. तीसरा ऑप्शन है when the target corpus is achieved before 5 years. चौथा ऑप्शन है all of the above. तो इसका राइट आंसर है when the retirement age is earlier than 5 years from the date of investment. रिटायरमेंट फंड एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या रिटायरमेंट एज तक, जो भी पहले आए विच एवर इज अर्लियर। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि रिटायरमेंट फंड का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो 5 साल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ईएलएस फंड का लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स, ये भी याद रखिएगा। ईएलएस फंड लॉक इन पीरियड 3 इयर्स और रिटायरमेंट फंड लॉक इन ईयर 5 इयर्स। इस स्कीम में पैसा आप 5 साल से पहले या रिटायरमेंट से पहले जो भी पहले हो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है? पहला ऑप्शन है 20% एंड 40%। दूसरा ऑप्शन है 40% एंड 60%। तीसरा ऑप्शन है 10% एंड 30%। चौथा ऑप्शन है 20% एंड 50%। तो इसका राइट आंसर है 40% एंड 60%। अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट होगा? 40 करोड़ से 60 करोड़ और डेट में 40 करोड़ से 60 करोड़। अगर इक्विटी में 40 करोड़ हो रहा है तो डेट में 60 करोड़ होगा, और अगर इक्विटी में 60 करोड़ हो रहा है तो डेट में 40 करोड़ होगा। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज के अंदर ही, और रेंज क्या है? 40% से 60% बैलेंस्ड फंड में। Identify the transaction on which security transaction tax STT is applicable. Security transaction tax STT किस ट्रांजेक्शन पर लगता है? पहला ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तीसरा ऑप्शन रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड और चौथा ऑप्शन है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है रिडम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। एसटीटी सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन या सेल पर लगता है। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचता है तब एसटीटी लगता है। तो एसटीटी हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, वो भी सेल पे लगता है।
ठीक है। और डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डेट म्यूचुअल फंड पे एसटीटी लगता है सेल करने पे या बाय करने पे। तो डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, और एसटीटी जो चार्जेस है 0.001% है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीटी कब लगता है। तो रिडक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने पर लगता है। गोल्ड प्राइसेस आर यूज्ड एज बेंचमार्क फॉर, गोल्ड प्राइस को बेंचमार्क किस फंड के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है गोल्ड सेविंग फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड, क्योंकि गोल्ड सेविंग फंड में गोल्ड को ही बेंचमार्क माना जाए। गिल्ड फंड तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हो गया। गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड मतलब कि जो कंपनी गोल्ड माइनिंग कर रही हो सकती है, कुछ और भी करती हो, तो वो नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। गोल्ड सेविंग फंड या गोल्ड ईटीएफ बेस्ड फंड डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस गोल्ड प्राइस के साथ मूव करता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गोल्ड प्राइस अगर 10% बढ़ता है तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड का रिटर्न भी अप्रॉक्स 10% के पास हो सकता है, इसलिए गोल्ड प्राइस ही उनका बेंचमार्क होता है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड ही गोल्ड प्राइस का बेंचमार्क होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है गोल्ड सेविंग फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडेंडम, एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है एडेंडम मस्ट एकम्पनी द किम, ये ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी ऊपर का दो ऑप्शन सही है, तो यानी तीसरा नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है, जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज या अपडेट आता है, जैसे फंड मैनेजर चेंज हो गया, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल्स अपडेट हो गया, तब एडेंडम का यूज होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, ये किम के साथ एक कंपनी करता है, और ये इंटरिम अपडेट्स बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ऊपर का 1 और 2 ट्रू है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, तो ये नॉमिनी से रिलेटेड हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा ऑप्शन है नॉमिनेशन, इसमें भी फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्लेज, ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है स्विच, तो इसमें परचेज भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये नहीं। तो अब ऑप्शन में देखना कि डी किसमें नहीं है, तो 2 नंबर जो आंसर है उसमें डी नहीं है, यानी यही इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन और प्लेज। ट्रांसमिशन क्या हो गया, एक इन्वेस्टर की डेथ होने पर यूनिट लीगल हेयर या नॉमिनी को ट्रांसफर करना, इसमें पैसा इन्वेस्ट या रिडीम नहीं होता। नॉमिनेशन क्या हो गया, इन्वेस्टर किसी पर्सन को नॉमिनी डिक्लेयर करता है ताकि फ्यूचर में यूनिट उसको ट्रांसफर हो सके, इसमें भी मनी मूवमेंट नहीं होता, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। प्लेज क्या हो गया, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के अगेंस्ट कोलेटरल के रूप में रखना, यूनिट सेम रहता है, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में मार्क हो जाती है। और स्विच क्या हो गया, स्विच एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है और फिर परचेस होता है, फंड ए से रिडीम होता है और फंड बी में इन्वेस्ट होता है। विच ऑफ दिस आर कंसिडर एज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, इनमें से कौन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ग्रुप में आते हैं। पहला ऑप्शन नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये इंडिविजुअल हो गए। दूसरा ऑप्शन है हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ये भी इंडिविजुअल में आ गए, इंस्टीट्यूशनल में नहीं आए। तीसरा ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो इसमें तो नाम में ही इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल हो गए। चौथा ऑप्शन है कंपनीज, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप कंपनीज ये एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कंपनीज। कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्वेस्ट करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं, एनआरआई, एचयूएफ, एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज होते हैं, जैसे कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। For a value fund, the minimum investment in equity and equity related instrument is 50% of the total assets.
स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। वैल्यू फंड में मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट 50% होता है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू फंड में जो इक्विटी होता है वो 65% होता है। वैल्यू फंड को मिनिमम 65% एसेट, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। वैल्यू फंड क्या करता है? वैल्यू फंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ऐसे स्टॉक जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में जब मार्केट एक्चुअल वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इससे ही वैल्यू फंड कहते हैं। Mr. Amit wants to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the मिस्टर अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। परचेस रिक्वेस्ट देते वक्त उन्हें क्या स्पेसिफाई करना होता है? पहला ऑप्शन है यूनिट्स ही वांट्स, दूसरा ऑप्शन है अमाउंट्स ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो तीसरा ऑप्शन है लॉट्स ही वांट्स। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, अगर हम लोग सोचेंगे तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले यूनिट्स तो नहीं सोचते हैं, लॉट्स तो नहीं सोचते, यही सोचते हैं कितना अमाउंट से स्टार्ट करिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर है अमाउंट ही वांट्स टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में परचेस रिक्वेस्ट अमाउंट के बेसिस पर होती है, यूनिट के बेसिस पर नहीं, क्योंकि यूनिट्स एनएवी के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अमित इन्वेस्ट करे 10,000 और एनएवी हो 20 रुपए, तो यूनिट्स कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइड कर देंगे 20 से तो 500 यूनिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर को पहले से पता नहीं होता एनएवी क्या होगा, इसलिए इन्वेस्टर अमाउंट स्पेसिफाई करता है, यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। Which of the following is true for unclaimed dividend in mutual fund scheme? म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर रह जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी is expected to make a continuous effort to remind the investor to claim their dues. दूसरा ऑप्शन है the responsibility for ensuring that the dues are claimed lies with the distributor in a dividend plan. तीसरा ऑप्शन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्ड लाइज सोली विद द इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर टू क्लेम देयर ड्यूज। एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर को रिमाइंड करे कि उनका डिविडेंड पेंडिंग है। एएमसी इन्वेस्टर को लेटर या कम्युनिकेशन भेजकर इन्फॉर्म करती है। एएमसी को इन्वेस्टर को रिमाइंड भेजना चाहिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में अनक्लेम्ड अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहिए। ये सारे कुछ एएमसी को करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन होता है? कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट है और कितने इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया, यही दोनों चीज एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होता है। When a mutual fund distributor impanels with an AMC, he has to sign a declaration for dash. जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन है डिक्लेयरिंग द रिबेट्स गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन 1 ARN कोड, तीसरा ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 25 इन्वेस्टर्स एवरी मंथ, चौथा ऑप्शन है कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला, कमिटमेंट टू अवॉइड बाय स्टैट्यूटरी कोड्स गाइडलाइंस एंड सर्कुलर। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तो उसे डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है कि वो सेबी रूल्स फॉलो करेगा, वो एमफी गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो रेगुलेटरी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू अबाइड बाय स्टैट्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी, तो मैंडेटरी है वैल्यूएशन पॉलिसी को डिस्क्लोज करना। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है और ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ओनली ए इज ट्रू, राइट आंसर होगा। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्क्लोज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर। इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वैल्यूएशन कैसे की जा रही है। चाहे डिस्क्लोजर किया हो या नहीं, वैल्यूएशन की ट्रू और फेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट एनएवी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा
एएमसी की होती है। Which of these expenses can be charged to a mutual fund scheme by the AMC? एएमसी कौन सा खर्चा इन्वेस्टर के फंड से ले सकता है? पहला ऑप्शन रेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन है सैलरीज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम, सैलरी भी नहीं ले सकता वो। तीसरा ऑप्शन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द एएमसी, ये भी नहीं ले सकता। चौथा ऑप्शन है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो राइट आंसर है फीस ऑफ कस्टोडियंस एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी कुछ एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज कर सकती है, लेकिन सिर्फ वही जो डायरेक्टली फंड के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जो अलाउड एक्सपेंसेस है, कस्टोडियन फीस है क्योंकि एसेट को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो ऑपरेशन और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है, मतलब एएमसी खुद बियर करेगी, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का रेंट, फंड मैनेजमेंट टीम की सैलरी, एएमसी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। If an investor has to change his default account, he has to do it with, अगर इन्वेस्टर अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है एमफी, तीसरा ऑप्शन है आइदर केआरए और एमपी, चौथा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं ताकि रिडम्पशन, डिविडेंड और दूसरे पे आउट्स इजिली रिसीव हो सके। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है। इनमें से एक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट डिजिग्नेट किया जाता है। जब तक इन्वेस्टर अलग से स्पेसिफाई ना करे, सारे पेमेंट इसी डिफॉल्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इन्वेस्टर कभी भी डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज कर सकता है, इसके लिए एएमसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है। Which tax is payable on the reduction of units of equity oriented fund? जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करते हो तब कौन सा टैक्स लगता है? पहला ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आपको ये याद रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि एसटीटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडक्शन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट होता है, इसलिए एसटीटी चार्ज होता है। एसटीटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, इन्वेस्टर को अलग से पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता ट्रू और फॉल्स में कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा नो, डेट म्यूचुअल फंड में एसटीटी नहीं लगता, एसटीटी सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। What is the goal-based approach to financial planning focused on? Goal-based financial planning का main focus क्या होता है? पहला ऑप्शन है to generate a limited amount of money, दूसरा ऑप्शन है an investment plan which is focused on a specific goal, तीसरा ऑप्शन है an investment plan with a specific risk profile, चौथा ऑप्शन है a specific option of investment। तो इसका राइट आंसर है एन इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज फोकस्ड ऑन ए स्पेसिफिक गोल। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये अप्रोच किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, हर गोल के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया? इस अप्रोच में एक पर्सन के सारे फाइनेंशियल गोल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, इमरजेंसी फंड, सबको एक साथ मिला करके उसी में ट्रीट किया जाता है। फिर उन सब के हिसाब से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो इज, मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग ऑफ गोल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप फॉर डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो, 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप है इन्वेस्टर के गोल समझना, जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर के नीड्स और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, एजुकेशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी समझना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है
एसेट एलोकेशन डिसाइड करना, इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट एसेट का राइट मिक्स डिसाइड करना, इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन कहते हैं। चौथा है सुटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप में हर एसेट कैटेगरी के अंडर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटिंग ऑफ गोल्स। Which type of funds investment objective could be to achieve growth by investing in equity and equity related instruments balanced with income generation by investing in debt and money market instrument। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंड ऐसा होता है जो इक्विटी से ग्रोथ देता है और डेट से इनकम देता है। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड इन्वेस्टर को एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इक्विटी से ग्रोथ यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेट से इनकम और स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। When a mutual fund scheme makes profit or losses, those profits and losses belong to। अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसका होता है? पहला ऑप्शन है द एएमसी, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन द फंड मैनेजर, चौथा ऑप्शन द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का ही होता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा, लॉस भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इन्वेस्टर। The investor enjoy the profit as well as bear the losses of his investment in mutual fund। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर वैल्यू बढ़कर 1,20,000 हो गया तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। और अगर वैल्यू 1 लाख से 90,000 आ गया तो जो 10,000 लॉस हुआ वो भी किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी इन्वेस्टर का होता है और प्रॉफिट लॉस भी इन्वेस्टर का होता है। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। किम, सिड और साइन का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम का नाम होता है। इशू डेट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, रीओपनिंग, फॉर सेल एंड रीपर्चेस। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, रिस्क प्रोफाइल होता है, प्लान्स और ऑप्शन होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम होता है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। An addendum has to be issued for changes in। addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी, सिड। अगर सीड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड। विच ऑफ दिस फंड विल जनरली हैव ए हायर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन इक्विटी इंडेक्स फंड। तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक्टिव इक्विटी फंड, मतलब इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण इसका मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बाय और सेल करना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना। इस वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of these information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द
स्कीम्स पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती। ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट सीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता और सीड इशू होता है एवरी 6 मंथ। दैट्स वाई उसको सीड में नहीं डाला जाता, उसको फंड फैक्ट शीट में, फंड फैक्ट शीट मंथली बेसिस पर इशू किया जाता है। बट ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं, ये वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन, ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए निफ्टी 500 इंडेक्स एट इट्स बेंचमार्क। दूसरा ऑप्शन है, ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए बीएसई सेंसेक्स एट इट्स बेंचमार्क। तो ओनली ए इज फॉल्स, ओनली बी इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। निफ्टी 500 मतलब लार्ज कैप भी है, उसमें मिड कैप भी है और स्मॉल कैप स्टॉक भी है। मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट करता है किसमें? लार्ज कैप में भी करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है। इसलिए निफ्टी 500 एक परफेक्ट बेंचमार्क है मल्टी कैप फंड के लिए, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है। अब दूसरा ऑप्शन है, बीएसई सेंसेक्स में सिर्फ 30 लार्ज कैप कंपनीज होती है, सिर्फ लार्ज कैप एक्सपोजर मिड स्मॉल कैप कवर नहीं करता। लेकिन मल्टी कैप फंड में लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल कैप होते हैं, इसलिए सेंसेक्स मल्टी कैप के लिए सुटेबल बेंचमार्क नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आर लेस रिस्की कंपेयर टू थीमेटिक फंड्स इन टर्म ऑफ डेस्क रिस्क। पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है वो थीमेटिक फंड के कंपैरिजन में किस टाइप के रिस्क कम रिस्की होते हैं, किस टाइप के रिस्क में कम रिस्की होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। थीमेटिक फंड क्या हो गया? ये सिर्फ एक ही थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, आईटी, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड होता है। और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है ये अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, एफएमजीसी, फार्मा में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसका रिस्क स्प्रेड हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो मतलब थीमेटिक फंड में कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है और डाइवर्सिफाइड फंड में कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। When does the market price of closed-end mutual fund scheme coverage with the NAV price? Closed-ended mutual fund का market price कब NAV के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है during the new fund offer, दूसरा ऑप्शन है before the new fund offer, तीसरा ऑप्शन है towards maturity, चौथा ऑप्शन है it never coverages। तो इसका राइट आंसर है towards maturity। मैच्योरिटी आते ही प्राइस और NAV मिल जाते हैं। जब फंड मैच्योरिटी के पास आता है, इन्वेस्टर को पता होता है कि मैच्योरिटी पर एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा, मार्केट प्राइस धीरे धीरे एनएवी के पास आने लगता है, डिफरेंस कम हो जाता है, इंड में मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है एनएवी के। जैसे कि एनएवी 100 रुपीज और मार्केट प्राइस 90 रुपीज है, जैसे ही मैच्योरिटी पास आएगी तो वो मार्केट प्राइस 90 से 95 हो जाएगा, फिर 98, और जो उसका एनएवी 100 के इक्वल हो जाएगा जैसे मैच्योरिटी आएगा। तो फाइनली इक्वल हो जाता है दोनों मैच्योरिटी के टाइम पे। The net asset value of a segregated portfolio has to be declared on segregated portfolio का NAV कितनी फ्रीक्वेंसी पर डिक्लेयर किया जाता है? पहला ऑप्शन है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है वीकली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, तीसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट और चौथा ऑप्शन है NAV नीड टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जब डेट फंड में क्रेडिट इवेंट होता है, जैसे कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, तो उसे रिस्की एसेट को अलग कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी डेली बेसिस पर डिक्लेयर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। Dash is not included in the fundamental attributes of a mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है एग्जिट लोड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग, रीपर्चेस, रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है एग्रीगेटेड फीस एंड एक्सपेंस चार्ज टू द स्कीम, चौथा ऑप्शन है एनी सेफ्टी नेट और गारंटी प्रोवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये वो कोर फीचर्स होते हैं जो स्कीम को डिफाइन करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता क्या क्या है? स्कीम के टाइप, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी,
मतलब कि रिडक्शन ऑन लिस्टिंग, फीस एंड एक्सपेंसेस, सेफ्टी नेट एंड गारंटी। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। What is the purpose of credit enhancement in case of securitized transaction? सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में क्रेडिट इनहेंसमेंट का पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑफ हायर कूपन, दूसरा ऑप्शन है जनरेटिंग कैपिटल गेन, तीसरा ऑप्शन है हायर क्रेडिट वर्थनेस। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट इनहेंसमेंट क्या होता है? जब लोन या एसेट्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब बंडल बनाकर इन्वेस्टर को दिया जाता है, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट इनहेंसमेंट। इसका मेन पर्पस होता है रिस्क कम करना, डिफॉल्ट का रिस्क रिड्यूस करना, रेटिंग इंप्रूव करना, मतलब इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ और रिलायबल बनाना। अगर किसी लोन पूल की रेटिंग है ट्रिपल बी, तो क्रेडिट इनहेंसमेंट के बाद वो ए हो सकता है या फिर डबल ए में कन्वर्ट हो सकता है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। व्हेन इज द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपडेटेड? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली कब अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली अपडेट करना होता है, सितंबर एंड तक या फिर मार्च एंड तक, मतलब साल में 2 बार, ईयरली 2 बार अपडेट किया जाता है। विच ऑफ दिस इज ए पैसिव फंड? इनमें से कौन सा फंड पैसिव फंड है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, चौथा ऑप्शन है गिल्ड फंड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ईटीएफ, वो पैसिव फंड होता है। तो इसमें ईटीएफ कौन सा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ। तो इसका राइट आंसर है ओनली सी। पैसिव फंड क्या होता है? इंडेक्स को कॉपी करता है पैसिव फंड। फंड मैनेजर एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता, रिटर्न बेंचमार्क के इक्वल रहता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स हो गया, ईटीएफ हो गया। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए ये पैसिव फंड होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्स्ड इन विच ऑफ दिस फंड? कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है? पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड, तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ओनली सी, ओनली ए, और लास्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड subjected to certain condition। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पर टैक्सेबल होते हैं, लेकिन टैक्स रेट डिपेंड करता है फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड पर। जैसे कि अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, तो 1,25,000 तक गेन टैक्स फ्री होता है। उस पर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है? 12.5%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है। Which expenses can be charged by the AMC to a mutual fund scheme? AMC कौन से एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम से चार्ज कर सकती है? पहला ऑप्शन एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू लॉन्च द फंड, expenses which are incurred by the AMC, expenses which are incurred by the investor in buying the fund। तो हम लोग पढ़ चुके मैनेज द फंड। फंड को मैनेज करने के लिए वो एक्सपेंस चार्ज करती है, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एएमसी फंड मैनेज करती है, इस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है। ये एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजर फी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब मिलके बनते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड। Samita is a young investor and her parents advise her to invest in fixed deposit of bank so that these funds can be used for her retirement. If Samita follows her parents' advice, what risk does she face? Samita young है, उसको रिटायरमेंट के लिए एफडी सजेस्ट किया गया है और वो एफडी में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा?
पहला ऑप्शन है सी हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट बैंक विच इज फाइनेंशियली स्ट्रांग। दूसरा ऑप्शन है देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन हर पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो रिस्क एज फिक्स्ड डिपॉजिट आर क्वाइट सेफ। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, क्योंकि एफडी में रिटर्न थोड़ा कम होता है। एफडी यूजली लो रिटर्न देता है, पर जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो तो रियल रिटर्न बहुत कम या कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। इसका मतलब है एफडी से वेल्थ ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। समिता यंग इन्वेस्टर है, उसके पास लॉन्ग टाइम हॉरिजिन है, तो उसको एफडी की जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रोथ स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न्स। Which of these investors will settle for lower returns as he prefers low level of risk? कौन सा इन्वेस्टर ऐसा होता है जो कम रिस्क लेना चाहता है और इसलिए कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है मॉडरेट इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एन एडवेंचरस इन्वेस्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा, मॉडरेट मतलब थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा और थोड़ा सेफ रहेगा। एक कंजर्वेटिव ज्यादा ही कंजर्व है, तो ये इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मेन फोकस होता है कैपिटल सेफ रहे, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता है, इसलिए वो लो रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। इन्वेस्टर तीन टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव जिसमें रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी कम चाहिए होता है, दूसरा होता है मॉडरेट थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न, तीसरा होता है एग्रेसिव और एडवेंचरस मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। A certificate of deposit issued by a bank will be for बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? पहला ऑप्शन है 3 days to 2 years, दूसरा ऑप्शन है 7 days to 1 year, तीसरा ऑप्शन है 45 days और चौथा ऑप्शन है 3 years। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला 7 days to 1 year। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टूल होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर गवर्न होता है, ये डीमेट फॉर्म में इशू होता है, फिजिकली नहीं इशू होता है। तो ये भी याद रखिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीमेट फॉर्म में इशू होता है। ये कैसे काम करता है? ये एक एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटर और बैंक के बीच। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है, मतलब एफडी जैसा ही कॉन्सेप्ट है बट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ याद दो चीज रखिएगा कि बैंक इशू करता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका जो टाइम होता है 7 days से 1 year तक होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करता है वो 1 year से 3 year तक होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बैंक का क्या टाइमिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्या टाइमिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। A credible benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with एक प्रॉपर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड स्कीम के किस किस चीज के साथ मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। बेंचमार्क मतलब एक रेफरेंस इंडेक्स जिससे फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है, उसी को बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क सही तब होता है जब वो मैच करता है फंड के गोल से, फंड के एलोकेशन से और फंड के स्ट्रेटेजी से, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। A mutual fund investing across many countries will keep its benchmark index which is based on US equity markets। दूसरा ऑप्शन है फॉर गोल्ड ईटीएफ गोल्ड प्राइस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है और पहला ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि सारे ही ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इक्विटी मार्केट से तो बेस्ड नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ओनली वन इज फॉल्स। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क डिपेंड करता है कि स्कीम कहां इन्वेस्ट कर रही है। ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इंडेक्स होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्लोबल फंड मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बेंचमार्क भी मिक्स्ड और ग्लोबल इंडेक्स होना चाहिए, सिर्फ यूएस इंडेक्स यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का बेंचमार्क गोल्ड प्राइस ही होता है, गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड को ट्रैक करता है, इसलिए बेंचमार्क भी गोल्ड ही होगा। तो बी ट्रू है और ओनली वन इज फॉल्स, इसका राइट आंसर है। म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम डिविडेंड आउट ऑफ। म्यूचुअल फंड किस सोर्स से डिविडेंड नहीं दे सकता? पहला ऑप्शन डिविडेंड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट,
दूसरा ऑप्शन है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है इनकम एक्रूअल्स, चौथा ऑप्शन है रियलाइज्ड गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड डिविडेंड सिर्फ रियल इनकम से देता है, पेपर प्रॉफिट या फिर अनरियलाइज्ड गेन से नहीं। डिविडेंड रिसिप्ट ये रियल रियल इनकम है तो यहाँ से दे सकता है, इनकम एक्रूअल ये भी रियल इनकम है तो यहाँ से भी वो डिविडेंड देगा, रियलाइज्ड गेन भी रियल इनकम है मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो इन सब से डिविडेंड दिया जा सकता है। When does an investor in mutual fund have to provide information under the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA? इन्वेस्टर को फटका डिटेल्स कब देनी पड़ती है? पहला ऑप्शन है when the investment is made through a foreign bank account, दूसरा ऑप्शन है when the investor's portfolio was a NRI account before change, तीसरा ऑप्शन है when the investor's place of birth is other than India, चौथा ऑप्शन है when the investor is a resident of USA or UK only। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर्स प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली फॉरेन टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टर का कनेक्शन फॉरेन कंट्री से होता है तब एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। रेसेंसी बायस अप्लाइज टू डैश इवेंट्स, रेसेंसी बायर किन इवेंट्स पर अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन ओनली पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है ओनली निगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रेसेंसी बायस का मतलब होता है कि रिसेंट इवेंट का इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा होता है। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, लोग सोचते हैं फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस निगेटिव है, लोग डर जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं, मतलब लोग पास्ट को फ्यूचर जैसा मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द इंडियन इनहेरिटेंस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, मतलब इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर पर अप्लाई नहीं होते। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो उसके म्यूचुअल फंड यूनिट्स इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं होंगे। Statement 2 a power of attorney cannot make or change nomination in a mutual fund। पावर ऑफ अटर्नी म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन बना या चेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है 2, ओनली 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? क्योंकि इंडियन इनहेरिटेंस लॉ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर अप्लाई होते हैं। अगर इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं किया है और उसकी डेथ हो गई तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स लीगल हेयर्स को मिलते हैं। ये ट्रांसफर इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। स्टेटमेंट 2 क्यों ट्रू है? क्योंकि म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग पीओए होल्डर को नॉमिनेशन रिलेटेड चेंजेस करने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि नॉमिनेशन इन्वेस्टर का पर्सनल डिसीजन होता है। द पोर्टफोलियो ऑफ ए फंड ऑफ फंड्स कंसिस्ट ऑफ, फंड ऑफ फंड्स का पोर्टफोलियो किस चीज से मिलकर बनता है? पहला ऑप्शन है इक्विटी सिक्योरिटीज ओनली, दूसरा ऑप्शन है डेट सिक्योरिटीज ओनली, तीसरा ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, चौथा ऑप्शन है मनी मार्केट सिक्योरिटीज ओनली। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है? फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्ट स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करता, ये अपना पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एक फंड ऑफ फंड है, ये डायरेक्टली कंपनीज के शेयर नहीं खरीदेगा, ये इन्वेस्ट किस में करेगा? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ फंड में। मतलब एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए इसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। In which of the following option does an investor receive the distribution in hand? इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में किस ऑप्शन में मिलता है? पहला ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन ओनली, दूसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली, तीसरा ऑप्शन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन ऑप्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन री इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली। तो री इन्वेस्टमेंट प्लान में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन है ग्रोथ, ग्रोथ में तो डिविडेंड मिलता ही नहीं, तो इसका राइट आंसर 1 है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉन
ऑप्शन ओनली, उसी को आईडीसीडब्ल्यू पे आउट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या, फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आता है। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, डिविडेंड बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, डिविडेंड अमाउंट से सेम फंड के एक्स्ट्रा यूनिट खरीद लिए जाते हैं। ग्रोथ फंड में तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, प्रॉफिट एनएवी इंक्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉन, ऑप्शन ओनली। Which of the following is incorrect with respect to advertisement of mutual funds by AMC? AMC के म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट। दूसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। तीसरा ऑप्शन है द एडवर्टाइजमेंट कैन शो द रिटर्न नंबर। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर इंडोर्समेंट। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटी फॉर इंडोर्समेंट सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम के एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज का इंडोर्समेंट अलाउड नहीं है, ताकि इन्वेस्टर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस से इन्वेस्ट ना करे बल्कि स्कीम के एक्चुअल मेरिट्स देखकर डिसीजन ले। ऑप्शन टू करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पास्ट परफॉर्मेंस शो की जा सकती है, लेकिन साथ में डिस्क्लेमर देना पड़ता है, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन द फ्यूचर। ऑप्शन थ्री भी करेक्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में रिटर्न नंबर भी शो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में, बेंचमार्क कंपैरिजन के साथ और रिस्क डिस्क्लोजर के साथ। तो इसका राइट आंसर है द एडवर्टाइजमेंट कैन यूज सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्समेंट। Tactical asset allocation decision are based on which of these factor? Tactical asset allocation decision किस फैक्टर पर बेस्ड होता है? पहला ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दूसरा ऑप्शन है एज ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है? टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो का एसेट मिक्स टेम्पररी चेंज किया जाता है, ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लिया जा सके, इसीलिए लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट इसका आंसर होगा। जैसे कि अगर नॉर्मल पोर्टफोलियो है, इक्विटी है 60%, डेट है 40%, अगर फंड मैनेजर को लगे कि इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होने वाला है तो वो क्या करेगा, डेट को बेचेगा और इक्विटी को ऐड करेगा। तो डेट को वो 15% बेच देता है, तो इक्विटी हो जाता है 60 से 75% और डेट हो जाता है 40 से 25%। From the below mentioned entities associated with a mutual fund, who has to mandatorily contribute to the corpus of the mutual fund? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंटिटीज में से कौन कॉर्पस में मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करता है? पहला ऑप्शन है द ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है द कस्टोडियन, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करता है। स्पॉन्सर का रोल क्या होता है? स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड का प्रमोटर होता है, ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टार्ट करता है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट करता है, एएमसी सेटअप करता है। एएमसी और ट्रस्ट कौन क्रिएट करता है? स्पॉन्सर करता है। सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कौन करता है? स्पॉन्सर करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर को एएमसी की जो नेटवर्थ होती है उसमें मिनिमम 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ दिया रहता है कि एएमसी के नेटवर्थ का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर करता है, तो 40%। The benchmark for a debt mutual fund scheme could be chosen on the basis of scheme type and scheme size. State whether true or false. क्या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क स्कीम टाइप और स्कीम साइज के बेसिस पर चूज किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेंचमार्क डिसाइड होता है स्कीम टाइप से और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, मतलब कि फंड किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड में दो चीज याद रखिएगा कि ये अप टू 91 डेज का होता है इसका मैच्योरिटी, और इसका जो सुटेबल बेंचमार्क है मनी मार्केट इंडेक्स मिबोर क्राइसिस लिक्विड फंड इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। गिल्ड फंड में क्या याद रखिए कि इन्वेस्ट किस में करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और इसका जो बेंचमार्क है गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। An addendum has to be issued for change in addendum किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशूज किया जाता है?
पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम यू इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सिड। Which of these fund will generally have a higher fund management cost? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है इक्विटी इंडेक्स फंड। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बायर सेल करना, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना, ये सब कुछ एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसी वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है, इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of this information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ये तो होता है, तीसरा ऑप्शन रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, ये भी होता है, चौथा ऑप्शन पोर्टफोलियो फीचर्स, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है, ये इंफॉर्मेशन सीट में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीट में फिक्स नहीं किया जा सकता। हु मैनेजेस द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन ए म्यूचुअल फंड कंपनी? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पैसा कौन मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? पहला ऑप्शन है द इन्वेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में एएमसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एएमसी के पास फंड मैनेजर और रिसर्च टीम होती है जो डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बॉन्ड खरीदना है, कब बाय सेल करना है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। Identify which among the following is the first step in the sequence of creating a mutual fund product. म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है लॉन्चिंग द न्यू फंड ऑफर एनएफओ, दूसरा ऑप्शन है फिलिंग ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन बाय एएमसी, चौथा ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला, अप्रूवल फॉर ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस होता है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो ट्रस्टी और एएमसी का अप्रूवल होता है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है सीड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सेबी फिलिंग, एडवर्टाइजिंग, और लास्ट में एनएफओ लॉन्च होता है। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन डैश इज टू सीक कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन सा म्यूचुअल फंड कैपिटल एप्रिसिएशन यानी वेल्थ ग्रोथ के ऑब्जेक्ट से इन्वेस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ फंड, दूसरा ऑप्शन है इनकम फंड, तीसरा ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रोथ फंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है इसमें, हाई मार्केट रिस्क भी होता है, क्योंकि जब हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई होगा, और इसमें डिविडेंड फोकस नहीं होता, इसीलिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस द लॉक इन पीरियड इज डैश। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के यूनिट्स के लिए लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है? पहला ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इवन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट परचेज बाय एसआईपी, दूसरा ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी, तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो लॉक इन पीरियड इफ टैक्स एग्जम्पशन इज क्लेम्ड। तो इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है
जिसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। ये याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। अगर एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट के अलग 3 इयर्स लॉक इन होता है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं एलएसएस फंड में, तो अगर मान लेते हैं कि 2021 का आप जनवरी में इन्वेस्ट किए, एक एसआईपी जनवरी में लगा, फिर दूसरा एसआईपी फरवरी में लगा, तो जो जनवरी में आप जो खरीदे जितना यूनिट मिला वो आप रिडीम कब कर पाएंगे? 3 साल बाद। और फरवरी के लिए फिर अलग से 3 साल, फिर मार्च के लिए अलग से 3 साल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। In the usual course of events, a fund manager will have to provide the maximum liquid assets for normal situation में एक फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स किसके लिए मेंटेन करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी ईटीएफ, तीसरा ऑप्शन है क्लोज एंडेड फंड, चौथा ऑप्शन है ओपन एंडेड फंड। तो इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर कभी भी यूनिट्स बाय या रिडीम कर सकते हैं डायरेक्टली एएमसी से। इसलिए फंड मैनेजर को रिडम्पशन के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स रेडी रखना पड़ता है। इसी वजह से मैक्सिमम लिक्विड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही दिन रिडम्पशन कर देते हैं तो फंड मैनेजर को इमीडिएटली पैसा देना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। The dash is used by the fund manager to communicate their views on the economy and the markets to the investor. फंड मैनेजर अपनी इकोनॉमी और मार्केट के व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करती है? इसका पहला ऑप्शन है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कम्युनिकेट देयर व्यूज इकोनॉमी पे या मार्केट पे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। ये भी पूछ दिया जाता है कि फंड फैक्ट शीट कितने ड्यूरेशन में पब्लिश होता है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना मंथली। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव होता है, पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, कौन से स्टॉक में है, बॉन्ड्स में है, कौन से सेक्टर में, फंड परफॉर्मेंस होता है, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर, फंड मैनेजर कमेंट्री। कमेंट्री में ही आ जाता है आपका इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू। तो इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू किसमें होता है? फंड फैक्ट शीट में होता है। What is the disadvantage of company fixed deposit when compared to bank fixed deposit? बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कंपनी फिक्स डिपॉजिट का डिसएडवांटेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लोअर सेफ्टी, तीसरा ऑप्शन है हाईली वॉलेटाइल, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। तो इसका राइट आंसर है लोअर सेफ्टी। क्योंकि कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? कॉर्पोरेट एफडी। अब बैंक एफडी से वो इसीलिए वो बैंक एफडी से ज्यादा रिस्की होता है। कंपनी एफडी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं करती, जिसे डिफॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर लोअर सेफ्टी। द इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज कैन डिपेंड ऑन। गोल्ड माइनिंग कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? पहला ऑप्शन है द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑप्शन है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तीसरा आंसर है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये तीनों चीजों पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3। गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंपनी में क्या हो गया? अगर कंपनी के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इससे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट क्या होता है? अगर कंपनी एफिशिएंटली माइनिंग कर रही है और मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। पुअर मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस गिर सकता है और अच्छा मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो शेयर प्राइस जो स्टॉक है गोल्ड का प्राइस इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। गोल्ड माइनिंग कंपनी के रेवेन्यू डायरेक्टली गोल्ड प्राइस से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड प्राइस इंक्रीज करता तो इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। Identify the incorrect statement with respect to SEBI complaint redress system score। SEBI complaint redress system scores के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है scores enables the market intermediaries and listed companies to receive complaint from investor, redress such complaints and report redressal। दूसरा ऑप्शन है score is a web based centralized grievance redress system। तीसरा ऑप्शन है स्कोर्स इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए
फिजिकल कंप्लेन। ऐसा तो नहीं होता, वो फिजिकल कंप्लेन भी कर सकता है, बट सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता, फिजिकल को ही फिर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कोर एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम ऑनलाइन है पर फिजिकल कंप्लेन भी सबमिट की जा सकती है। इन्वेस्टर सेबी ऑफिस या इंटरमीडियरी को फिजिकल कंप्लेन देता है, कंप्लेन स्कैन की जाती है, उसके बाद स्कोर पोर्टल पर अपलोड करके प्रोसेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोर इज कंप्लीटली ऑनलाइन, सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉन्च ए फिजिकल कंप्लेन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए न्यू फंड ऑफर। एनएफओ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A closed-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, NFO closing date and a scheme reopening date। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एनएफओ ओपनिंग डेट तो होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है, बट स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होता है। दूसरा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एनएफओ विल हैव एनएफओ ओपनिंग डेट, हाँ ठीक है, एनएफओ क्लोजिंग डेट भी होता है और स्कीम री ओपनिंग डेट भी होता है। तो इसमें फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ओनली वन इज फॉल्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं, एनएफओ के बाद स्कीम रीओपन नहीं होती, इन्वेस्टर बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, एएमसी से डायरेक्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एनएफओ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होती है, एनएफओ क्लोज होने के बाद स्कीम रीओपन हो जाती है, इन्वेस्टर एएमसी से एनबी पर बाय सेल कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है।